हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की ओर। अध्याय नंबर 9 जो है वो बात करता है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में, और ये भाग 1 है क्योंकि इसका भाग 2 आपका पाठ क्रमांक 10 है। पाठ क्रमांक 9 में आज हम लोग बात करने वाले हैं भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश के बारे में। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश या रूम सागरीय प्रदेश दोनों इसी के नाम है। तो कभी कभार कन्फ्यूजन रह जाता है कि रूम सागरीय किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को ही रूम सागरीय प्रदेश कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक छोटा समुद्र है। उस समुद्र का नाम ही रखा गया, उस सागर का नाम रखा गया है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी उसको कहा जाता है। काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या कहती है ये जलवायु या इस प्रदेश की जलवायु क्या कहती है, ये प्रदेश है कहाँ और कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी आसानी से देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियो वहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन भी, आप चाहे तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर करके हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को, MB ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, इस प्रदेश के बारे में जानते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश की अवस्थिति क्या है। जहां लिखा होता है ना अवस्थिति, मतलब होता है लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है वो जलवायु जो भूमध्य सागर में पाई जाती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सेम जलवायु अगर दुनिया के किसी और देश या क्षेत्र में पाई जाएगी तो उसको हम लोग उसी से डिनोट करेंगे। आइए समझते हैं इसमें खास बात क्या है। जिस तरह हमने शीतोष्ण घास के मैदान पढ़े हैं, हमने अभी हाल ही में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ते हैं हम शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में कि शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुपालन भी होता है और खाद्यान्न भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि प्रेरी और स्टेपी जैसे बड़े बड़े घास के मैदान उपलब्ध है, जहाँ पर गेहूँ, मक्का, सोयाबीन जैसी बड़ी बड़ी फसलों की खेती की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ के किसानों के पास बहुत ज़मीन है, 600 500 600 एकड़ तो नॉर्मल किसान की होती है, 1000 2000 जो है वो बड़े किसान होते होंगे। इसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। यहाँ पर दुनिया में अलग अलग वैरायटी के फलों का उत्पादन होता है। तो हम लोग जब भूमध्य सागर की बात करेंगे ना, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर फलों का जिक्र तो होना ही चाहिए। प्रदेश के विस्तार की बात करें तो ये भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा आपको बना के दिखाना चाहूँ तो ये हमारे ग्लोब में यानी हमारे मैप में ये आपका 0 डिग्री हो गया। बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये बात कर रहा है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाएगा, और ये ही एरिया क्या कहलाएगा, भूमध्य सागरीय कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये उत्तर में ही है, ये दोनों ही अक्षांश में कहलाएगा। अगर आप इस अक्षांश की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो 30 डिग्री से 40 डिग्री का क्षेत्र है, 30 डिग्री से 40 डिग्री, ये सब कहलाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और ये भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होगा। तो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, लेकिन खासियत क्या है इसकी? खासियत ये है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ये जलवायु प्रदेश है दोस्तों। ये कोपन का जलवायु एक वर्गीकरण दिया था गोपन नाम के वैज्ञानिक ने, जिसने अलग अलग जलवायु को यहाँ पर बांटा था। लगभग 11 प्रकार की 10 या 11 प्रकार की जलवायु वो बताता है। कई बार स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि भूमध्य सागरीय बोल दिया तो खाली भूमध्य सागर के आसपास ही होगी, बाकी नहीं होगी। दुनिया के हर उस देश में होगी जहाँ पर जो 30 से 40 डिग्री के बीच में पाए जाएंगे, वहाँ पर इस तरह की
संभावनाएं हो सकती है, पश्चिमी भाग में होगी और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह हो सकती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बोला तो एक ही जगह के लिए होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं चीन तुल्य जलवायु, तो खाली चाइना में ही नहीं होगी, दुनिया के और देशों में भी हो सकती हैं। बस डिग्री का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर मैंने डिग्री का ध्यान रखा है। तो अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। अगर इस प्रदेश को हम लोग अच्छे से समझे कि कौन कौन से देश अगर आते हैं, अगर फिर भी हम लोग दुनिया की बात कर लें तो कौन कौन से देश आते हैं, तो एक तो भूमध्य सागर के चारों ओर के देश जो हैं वो आते हैं। भूमध्य सागर के चारों ओर जो देश फैले हुए वो आते हैं। तो भूमध्य सागर के चारों ओर कौन से देश फैले हुए हैं? अफ्रीका के उत्तरी देश, जिसमें अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मारिटानिया, माली, ये सारे देश आते हैं। और अगर इस भूमध्य सागर के ऊपर की बात करो तो वहाँ पर यूनान, ग्रीस, क्षमा करें, ग्रीस और यूनान एक ही देश है। यूनान देश आएगा, इटली देश आएगा, स्पेन, पुर्तगाल और ये स्विट्ज़रलैंड जैसे ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे देश यहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देश, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका का चिली और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग सम्मिलित है। दोस्तों आइए इसको मैप में समझते हैं कि ये किन भागों की बात कर रहा है। तो किन किन भागों में ये जलवायु पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपका भूमध्य सागर वाला एरिया हो गया। ये भूमध्य सागर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये भूमध्य सागर पड़ता है। तो इसके चारों तरफ जो भी देश होंगे यहाँ पर, ये चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे यूरोप के देश हो, वो, उसके अलावा मैं जहाँ तक ये बोला गया था कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, तो ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर कैलिफोर्निया यहाँ पर आएगा। इसको मैं लाल रंग से अंकित कर देता हूँ ताकि आपको जो रंग है वो क्लियर दिखाई दे। ये कैलिफोर्निया है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यहाँ पर। ये यहाँ पर की बात करें तो ये चिली देश है यहाँ पर, तो चिली देश में भी दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका के चिली देश, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग, यानी ये दक्षिण, यहाँ पर भी आपको, ये साउथ अफ्रीका में भी आपको दिखाई देगा। क्षमा करें, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में भी दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी इस वाले भाग में भी ये दिखाई देता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो दुनिया के इन देशों में आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है या इस प्रकार के फलों का देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा किया। तो भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देशों के नाम लिखने हैं, इसके नाम भी हम लिख सकते हैं। देखिए हमने जो बात की, इसकी बात की, कैलिफोर्निया हमने कर लिया, चिली कर लिया, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग सम्मिलित है। ये तो हमने डिनोट कर लिया मैप में, चलो ये तो हमारा काम हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर हमें देना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि मानचित्र एवं एटलस की सहायता से भूमध्य सागर के चारों स्थित देशों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको मानचित्र का सहारा लेना है, आपको एटलस का सहारा लेना है। अगर आपके पास एटलस है तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपके पास एटलस नहीं भी है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गूगल आपकी यहाँ मदद कर देगा। आप गूगल पर बस ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का फ़ोटो निकाल लो और वहाँ पर बीच में आपको मिलेगा ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आसपास के चारों तरफ के कुछ देशों के नाम लिखो। मैं आपकी सहायता के लिए कुछ देशों के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे स्पेन नाम का देश मिलेगा आपको, जैसे आपको पुर्तगाल नाम का देश मिलेगा, पुर्तगाल ये देश वहाँ पर है। आपको देश मिलेगा इटली, इटली नाम का देश यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं आपको और भी देश मिलेंगे, जैसे यूनान देश मिल जाएगा, यूनान मिल जाए। उसके अलावा और भी देश बहुत सारे, सर्बिया, सर्बिया नाम का देश मिलेगा, है ना, ये देश आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप इधर और नाम जानना चाहे तो अफ्रीका का अल्जीरिया आपको मिल जाएगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया के अलावा मोरक्को मिल जाएगा, मोरक्को। मोरक्को के अलावा इजिप्ट मिल जाएगा, इजिप्ट जिसे हम लोग मिस्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मिस्र कहते हैं, ये भी मिल जाएगा आपको। इजिप्ट मिल जाएगा, मिस्र मिल जाएगा, ट्यूनीशिया मिल जाएगा, ट्यूनीशिया मिल जाएगा, लीबिया मिल जाएगा,
लीबिया देश मिल जाएगा। तो ये अफ्रीका के देश हो गए आपके, और बाकी देश जो इधर के यूरोप के देश हो गए। मैंने इनके आसपास के देशों के नाम लिख दिए। बाकी और देशों के नाम और भी है दोस्तों, कुछ हमारे एशिया के देश भी वहाँ पर टच करते हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने ये नाम लिख दिए, 9-10 नाम भी लिख दिए तो आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नाम है। 10 नाम तो बहुत होते हैं। 10 देशों के नाम लिखना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको 10 देश का नाम पता है। तो ये नाम चाहे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि मानचित्र एवं एटलस की सहायता से भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देशों के नाम लिखिए, जिनके नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप चाहे तो इनके नाम आसानी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के लिए और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। जलवायु की बात करें, भूमध्य सागर या रूम सागरी प्रदेश की जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म काल गर्म व शुष्क होता है। इन क्षेत्रों में जब गर्मी आती है तो काफ़ी गर्म होता है और शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण और आर्द्र होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं गिरती है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो धूप गिरती है वो अधिक मात्रा में गिरती है साल भर। शीतकाल में औसतन तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जब ठंडी का सीजन आता है तब तापमान यहाँ पर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होता है, जबकि अगर हम लोग ग्रीष्म काल के यहाँ के तापमान की बात करें तो वो काफ़ी गर्म होता है, 20 डिग्री से 27 डिग्री। तो ये डिग्री जरूर याद रखना। मतलब यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता दोस्तों, यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक होता है कि 5 डिग्री से 10 डिग्री तक शीतकाल। ठंडी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, माइनस में तो टेम्परेचर नहीं जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। दोस्तों ये वर्षा काफ़ी कम वर्षा होती है, क्योंकि भारत में हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी वर्षा हमने देखी है। 100 सेंटीमीटर वर्षा तो हमारे यहाँ नॉर्मल होती ही है। हमारा एवरेज 100 सेंटीमीटर 118 सेंटीमीटर एवरेज भारत का है। भारत में तो मौसिमराम जैसी जगह भी जहाँ 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती, कभी कभार तो 1400 भी हो जाती है। तो 1200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है, सोचो वो उससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम वर्षा होती है। शायद यही कारण है कि वहाँ पर खेती जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बात करते शीतकाल में वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है। जिस जगह पर ठंड के क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो तो वो भूमध्य सागरी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी खास बात है जो इस भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। आपने मावठा का नाम तो सुना होगा, जो गर्म ठंड के समय में अक्सर गेहूं की फसल जब खड़ी होती है तब मावठा गिरता है। मावठा यानी ठंड के समय में होने वाली बूंदाबांदी वर्षा, कभी कभार तो ओले भी गिरते हैं। ये जो मावठा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं, वहाँ से मानसून उठकर आता है हमारी तरफ, और हमारी तरफ उठ के आता है तो भारत में इससे को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत विद्यमान है। और यही हिमालय पर्वत इन हवाओं को रोक करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा करवा देता है, जिसमें सबसे खासकर पंजाब में वर्षा होती है। पंजाब और पंजाब से सटे हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक मावठे का प्रभाव दिखाई देता है। और इस मावठे की वजह से गेहूं की फसल अच्छी पक जाती है, और गेहूं की फसल पकने और कटने की वजह से इस मावठा के टाइम पे ही आपके पंजाब में एक अच्छा सा त्यौहार मनाते हैं जिसको लोहड़ी का त्यौहार बोलते हैं। इसका नाम जरूर आपने सुना होगा। तो भूमध्य सागरी जलवायु से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीष्म काल में ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा और ये मतलब मानसून है, और वही मानसून उठ के पछुआ पवनों की सहायता से हमारे देश में इंटर करता है, जबकि ग्रीष्म काल काफ़ी सूखा रहता है। तो अगर जहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में हो और ग्रीष्म ऋतु सूखा हो तो समझ लेना वो भूमध्य सागरी जलवायु की बात हो रही है। सूर्य नारायण जब उत्तरायण होते हैं, सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं और दक्षिणायन होते हैं, उत्तरायण का मतलब होता है 0 डिग्री के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि सूर्य एक जगह फिक्स नहीं है, सूरज की गति होती रहती है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। मैं 0 डिग्री जब बनाता हूं तो ये 0 डिग्री, सूरज अगर यहाँ पर है तो 0 डिग्री पर है सूरज, लेकिन सूरज ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। जब सूरज ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, और जब सूरज नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। तो सूर्य की ओर सूर्य जो है उसका जो है पोजीशन चेंज होती होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण होता है। देखिए क्या होता है, सूर्य अगर ऊपर नीचे जाएगा तो तापमान भी उसके साथ चलेगा ना। सूर्य के सामने वाली पेटी बिल्कुल गर्म रहेगी, सूर्य से दूर
ठंडी होती चली जाएगी और सूर्य अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि तापमान इधर उधर जाएगा और इसी वजह से दाब भी जाता है, क्योंकि तापमान से दाब का बहुत कनेक्शन है। इसलिए वायु दाब की जो पेटियां होती है, प्रेशर बेल्ट होती हैं दोस्तों, ये 11वीं क्लास में आता है प्रेशर बेल्ट के बारे में, इसलिए हम लोग ज़्यादा डीप में यहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि सूर्य के तापमान के साथ वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है और ये पेटियाँ खिसकती जाती हैं। तो इसी ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। तो जैसे दक्षिणायन चला गया तो उस समय जो है ये इसकी दक्षिण में जाता है सूरज, वहीं भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, और पृथ्वी के झुके होने की वजह ही है कि हमारे यहाँ पर गर्मी और सर्दी का सीजन आ जाता है, बरसात भी इसी वजह से फिर हो जाती है। वनस्पति की बात करें यहाँ पर वनस्पति, तो जाड़े में वर्षा की अधिकता और ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण वनस्पतियाँ होती हैं यहाँ पर, जिनमें ओक, वॉलनट, चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाएंगे। ओक, वॉलनट और चेस्टनट जैसे वृक्ष भारत के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले इलाकों में भी मिलते हैं। तो वही वाली वनस्पति यहाँ पर आपको अधिकता में मिलेगी। कहीं कहीं पर झाड़ियों के झुंड में मिलते हैं, जो कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम औसत बारिश हमने देखा ही कि 37 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ऐसे में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो झाड़ियों के झुंड काफ़ी मिलेंगे। इसी वनस्पति को, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है, इसे कैलिफोर्निया में चैपरल कहते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका में इसे चैपरल कहते हैं, जबकि दक्षिणी यूरोप वाला जो एरिया है वहाँ पर इन्हें मैक्विस के नाम से या माक्वी के नाम से जानते हैं। तो इसे माक्वी कहते हैं दक्षिणी यूरोप वाले रीजन में, जबकि इसे कैलिफोर्निया में चैपरल के नाम से जानते हैं। कौन सी भूमध्य सागरीय वनस्पति को चैपरल कहा जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। आगे बढ़ते हैं। रुम सागरीय प्रदेश, रुम सागरीय प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फेमस किस चीज़ के लिए, रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान खाद्यान्न के उत्पादन और दुग्ध के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है, वैसे ही भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात है, जहाँ पर नींबू, संतरा, अंगूर, सेब जैसे रसीले पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं। सुखानी जैसा एक ये नट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ये रेड कलर का होता है, इसको सुखा के खाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये। और शहतूत, जैतून और अंजीर जैसे भी यहाँ पर खेती की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलों के लिए, रसीले फलों के लिए विख्यात हैं ये। मानव जीवन की बात करें, यहाँ के मानव जीवन की, तो मैं बता दूं आपको कि दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यताएं भी यहाँ पर विकसित हुई हैं। चाहे ओटोमान साम्राज्य की बात कर लो, या बेबीलोन साम्राज्य की बात कर लो, या रोमन अम्पायर की बात कर लो, ये बड़े बड़े साम्राज्य यहीं पर विकसित हुए, जिसमें यूनान, रोम और मिस्र तथा सीरिया जैसी सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई। जहाँ हम लोग गर्व से कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमारा सभ्यता है, जहाँ एशिया वाले गर्व करते हैं आपकी चीन की नदी की, होंगहो नदी की घाटी सभ्यता पर, जहाँ एशिया वाले मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, वहीं पर ये भूमध्य सागरीय प्रदेश भी सभ्यताओं के मामले में पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर रोम, यूनान और मिस्र तथा सीरिया इसके आसपास पड़ता है। सीरिया चूँकि पड़ता है एशिया में है, लेकिन ये भूमध्य सागरीय जलवायु का हिस्सा है। तो यहाँ पर सभ्यताएं काफ़ी पुराने समय से विकसित हुई है, जिसमें से कुछ सभ्यताओं के नाम मैंने आपको बताए भी हैं। बेबीलोन, ओटोमान, रोमन एम्पायर, यूनान की सभ्यता, ये काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई थी। इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता है। अब मानव जहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ होनी चाहिए, इसलिए मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर अच्छी सुलभ होने की वजह से यहाँ का रहन सहन और मानव जीवन ऊंचा है। यह प्रदेश काफ़ी विकसित प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग साउथ अफ्रीका के देशों को छोड़ दें, तो बाकी वाले जो एरिया बताए जा रहे हैं, कैलिफोर्निया की बात कर ले, या यूरोप की बात कर ले, या ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, तो काफ़ी विकसित क्षेत्र हैं। कुछ हद तक यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकन देशों में विकास कम ही हुआ है। इन प्रदेशों में फलों की खेती तो होती ही, साथ ही साथ अनाज का भी कुछ हद तक उत्पादन होता है। वहीं शराब यहाँ की प्रमुख खेती में से एक है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी किस्म की शराब और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शराब बनाई जाती है वो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में बनाई जाती है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है ये
अंगूर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक हवा चलती है जो आल्पस पर्वत से नीचे उतरती है, उसका नाम है फोन हवा है। वो टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जो कि अंगूर की खेती के लिए, ग्रेप्स फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। इसी वजह से यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत होती है। और मैं आपको बता दूँ कि फ्रांस का एक शहर है जिसे शैम्पेन के नाम से जानते हैं, और हम जो शैम्पेन बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है तो एक बड़ी सी बोतल देखी होगी आपने इंडियन क्रिकेट टीम के हाथ में, वैसे उसको हिलाते हैं और वो शैम्पेन निकलता है। वो शैम्पेन जो है वो एक शहर के नाम पे है और वहीं से बन के आती है। तो दुनिया में अंगूर की खेती जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर शराब बनाई जाएगी। कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग और खनिज उद्योगों का भी विशेष महत्व इस क्षेत्र में है। वहीं जैतून का तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों का पालन करना और रेशम बनाना आदि अन्य उद्योग यहाँ पर फेमस है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर ये लोग जैतून का तेल निकालते हैं। तो जैतून का तेल का जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। अंगूर से शराब बनाने का यहाँ पर काफ़ी बड़ा कारोबार है। शहतूत की पत्तियों से रेशम के कीड़े को पालना, ये सारा के सारा काम वहाँ पर होता है। तो कहीं ना कहीं भूमध्य सागरीय जलवायु काफ़ी हद तक अच्छी जलवायु है। यहाँ हमने आज के इस वीडियो में भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हमने कुछ दो प्रदेशों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। एक वीडियो में, पहले वीडियो में हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात की, वहीं दूसरे वीडियो में हमने बात की है भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और यूपी बोर्ड से संबंधित सारे के सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल पा रहे या ढूंढने में समस्या हो रही तो आप चाहे तो हमारे वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी ये नहीं बोलेगा आपको कि 2 या 4 या 5 वीडियो देखने के बाद आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या वीडियो को बाय कर लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए। नहीं, हम लोग किसी प्रकार का कोई कूपन कोड जैसी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है हमारी ऐप पर, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, जिसमें आपको CBSE हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगे। CBSE जहां अंग्रेजी माध्यम में किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12वीं तक, में हिंदी मीडियम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक यहाँ पर सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग NTSC ओलंपियाड, IIT JEE नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। वहीं बिहार और यूपी बोर्ड की भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं। उसके अलावा हम लोग बैंक, इंश्योरेंस, उसके अलावा RRB, UPSC और SSC, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी हम लोग इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैग्नेट ब्रेन्स चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।